नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ अभी जो इमरान खान की फेवरेट कवाली है वो चलाई जा रही है। उसके बाद इमरान खान आएंगे और खान साहब तकरीर करेंगे और खान साहब की तकरीर सुनने का बहुत नाज़रीन होंगे और 1 घंटा वो तकरीर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आज़ादी पाकिस्तान को क्या नाम है अली क्या करना है तेरी इबादत करते और सिर्फ तेरे से मदद मांगने वाला ये खान साहब लाहौर ये सामने स्टेज पे मौजूद है। आज यानी कि एहसास से कमतरी ऐसे थी कि पाकिस्तानी अंग्रेज बनना चाहते थे और ये गुलामी करती। लाहौर के लोगों जब मैं पहली दफा आज से 50 साल पहले इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने गया तो मैं तो सिर्फ 18 साल का था। तो मुझे अभी भी याद है मेरे सीनियर प्लेयर मुझे कहते ये कानों ने सुना कि इमरान सोचो भी ना कि हम अंग्रेज को हरा सकते। अगर इज्जत से हार के वापस आ गए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एहसास से कमतरी थी। जीते हुए मैच हम हार जाते थे क्योंकि हमारे अंदर खुद एतमादी नहीं थी कि हम जीत सकते। 70 की दहाई में अच्छी भली अच्छी टीमें थी, कोई मैच नहीं जीतती थी। बड़े बड़े मैच जब आते थे एहसास से कमतरी की वजह से घबरा के हार जाते थे। और जब 80 की दहाई में कमजोर टीमें थी लेकिन क्योंकि ज़हनी तौर पे हम आजाद हो गए थे हारे हुए मैच जीते थे। यही पाकिस्तान का हाल है कि वो गुलामी से जो एहसास से कमतरी थी उससे हम निकले नहीं। तो पहली गुलामी से तो कायदे आज़म ने हमें आज़ाद किया और इंशाअल्लाह आज हम उसका पूरा जश्न मनाएंगे। 12 बजे हम 14 अगस्त को उसका शानदार इस्तकबाल करेंगे। सब मिलके पाकिस्तान का तराना गाएंगे। लेकिन 3 और किस्म की गुलामियां, 3 और किस्म की गुलामी है।
और मैं चाहता हूं ये गौर से सुने, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने हकीकी इरादे की तरफ कैसे जाना है। जो दूसरी किस्म की गुलामी है वो ज़हनी गुलामी, और वो मैं जब अपनी सारी कौम को मदीना की रियासत का बताता हूं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के रियासत में उन लोगों का तो हैसियत की कोई नहीं थी। दो सुपर पावर्स थी मगरिब में और मशरिक में, बैजेंटाइन रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर। उन्होंने क्या किया, गौर से सुनो मेरे नौजवानों, कि उन्होंने उन लोगों को दुनिया की इमामत करवा दी। 10 साल 622 और 632 जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए, वो ही अरब जिनकी हैसियत नहीं थी दुनिया की इमामत की, तो वो क्या किया उन्होंने? अब ये गौर से सुने क्या किया। 2 काम किए, क्योंकि ये लोग, हमारे लोगों को गलत फहमी है कि तलवार से इस्लाम फैला। 10 सालों के अंदर 622 और 632 के बीच में सिर्फ 1300 से 1400 लोग मरे जंगों में। फिर से सुन लें, 10 सालों में दोनों तरफ सारी जंगों में 1300 से 1400 लोग मरे, लेकिन सारे अरब में इस्लाम फैल गया। वो तलवार से इनकलाब नहीं आया था, वो फिक्री इनकलाब था, आया था। और वो मैं चाहता हूं दूसरी चीज की आप समझें कि हमने कैसे अपनी नबी की सीरत के ऊपर चलते हुए इस मुल्क के नौजवानों को ज़हनी तौर पे आजाद करना। 2 चीजें की उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने तालीम के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर चाइना भी तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़े, इनके पीछे चाइना भी जाना पड़े, तो जाओ। मतलब उन दिनों में चाइना जाना का मतलब कि अपनी जान की बाजी खेलना। और कहा जब से तुम पैदा होते हो और जब तक तुम कब्र में नहीं जाते, इल्म सीखो। तालीम को उन्होंने इबादत बना दिया, आलिम का दर्जा उन्होंने ऊपर उठा दिया। जो जहालत की गुलामी थी उससे आजाद किया। और दूसरी आजादी, ये खास तौर पे आप सुन लो, दूसरी उन्होंने ज़हन कैसे आजाद किए? उन्होंने इंसानों को बताया कि ये जो खौफ है, पाकिस्तानियों गौर से सुनो, क्योंकि ये खौफ आपके ऊपर तारी किया जा रहा है आजकल। इससे मेरे नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया? क्योंकि जो खौफ की गुलामी है वो सबसे खौफनाक गुलामी है। मैं बार बार लोगों को मिसाल देता हूं करबला की। मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ, सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई, करबला के अंदर जब हजरत इमाम हुसैन पहुंचे तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं, उनको पता था। लेकिन यजीद के खौफ की वजह से, उसके जुल्म से डर के उन्होंने उनकी मदद नहीं की। और हमेशा कूफा के लोगों ने बाद में पछताए कि क्यों नहीं हमने उनकी मदद की, और इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेजेडी होने दी। तो नबी ने लोगों को कैसे आजाद किया खौफ से? उन्होंने कहा 3 सबसे बड़े खौफ हैं,
इंसान के सबसे बड़ा खौफ मौत का खौफ, दूसरा खौफ कि मैं जलील ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, और तीसरा खौफ मेरी रिस्क ना चली जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरी बिजनेस ना। इंसान राह हक पे चलने से डरता है इन तीन खौफ की वजह से। अगर पॉलिटिक्स में करप्ट लोग हैं तो ईमानदार लोगों को आना चाहिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पढ़े लिखे और ईमानदार लोग ज्यादातर मुझे कहते थे पॉलिटिक्स बड़ी गंदी, हमें जलील कर देंगे। मैं आज भी लोगों को कहता हूं, ये जो मेरे घटिया मुखालिफ 26 साल से मेरे किरदार कुशी कर रहे हैं, 26 साल से मेरे ऊपर इन्होंने हर किस्म का किताबें मेरे ऊपर गंदी लिखवाई, हर किस्म के मेरे ऊपर इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह की शान देखो, आज अब किस तादाद में आए हुए हैं और मुझे हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, ये अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है कि इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में है। नहीं तो अमीर लोग और जिंदगी मौत। ये भी मैं आज आप सबको बता दूं कि आज तक किसी ने कोई बड़ा काम नहीं किया जो मौत से डरता है। कोई फौजी ने आज तक बड़े तख्ते नहीं लिए गए थे और या फेल हो गए थे। तो जब वो पहला आदमी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, उसने अपने मौत के खौफ के ऊपर काबू पाया। और ये मदीना की रियासत में मेरे नबी ने किया, इंसानों को आजाद कर दिया, मौत का खौफ चला गया। पैसे की लालच वो चलेगी क्योंकि रिस्क तो अल्लाह के हाथ में। और उनको ये पता चल गया कि कोई इंसान हमें जलील नहीं कर सकता, मेहनत हम करेंगे। ऊपर वाला दिलों के राज जानता है और उसके ऊपर ईमान रख के वो लोग, आजाद लोग, उनकी परवाज जिस तरह अल्लाह कुरान में कहता कि जब इंसान सबसे अजीम मखलूक अल्लाह की, इंसान फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन जब गिरकर जानवरों से भी नीचे चला जाता है। तो हमारे हाथ में पाकिस्तानियों ये ज़हनी आजादी की तरीक कि हमें पहले इत्मीनान होना चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, दुनिया के सबसे अजीम लीडर की उम्मत है। हमें ये जमीन में चूंटियों की तरह रेंगने की जरूरत नहीं। हम हाथ फैला के दुनिया के सामने क्यों फिरते हैं? हम वो कौम है, पाकिस्तान वो कौम है जो 27वीं रमजान पे पाकिस्तान बना था। अल्लाह ने इस मुल्क को हर किस्म की नेमत दी है, लेकिन कोई भी कौम जो गुलाम होती है, गुलाम ज़हनियत की, वो अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ानी है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, बड़े बड़े स्कॉलर्स को उसमें बैठाया। उस अथॉरिटी का मकसद ये था कि कॉलेजेस और स्कूलों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे बच्चों को बताएं, ताकि उनके कैरेक्टर मजबूत हो, ताकि वो ज़हनी तौर पे आजाद हो। और सबसे बड़ी चीज ये कि वो मगरबी तहजीब के गुलाम ना बन जाए। जब तक उनको अपनी आजाद होना है। अब ये मेरे पाकिस्तानियों गौर से सुनो, देखिए, पहले तो मैं आप सबको एक बात बता दूं
कि मैं कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मुल्क का एंटी नहीं हूं। मुझे कहते हैं जी आप एंटी अमेरिकन हैं, मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं। अमेरिका में सबसे ताकतवर पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है। ये ताकतवर कम्युनिटी है। हम क्यों एक मुल्क के एंटी हो जिधर सबसे पैसे वाले हुनरमंद प्रोफेशनल्स पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज कि अमेरिका को पाकिस्तान सबसे ज्यादा अपनी चीजें एक्सपोर्ट करती है, हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को। तो मैं बिल्कुल एंटी the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. मैं ये मेरे पाकिस्तानियों आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं वो पाकिस्तानी था जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा शोहरत दी। पैसा मेरी जिंदगी के मुताबिक बहुत था। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि अगर मैं जाती मफादात के लिए पॉलिटिक्स में आता, कि जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था उसको क्या जरूरत पड़ी थी। इंडियंस को बैठने की इजाजत थी। अंग्रेज के ऑफिस में आप खड़े रहते थे, उनकी कैंटोनमेंट थी, उनके क्लब थे, वहां कहीं ऐसे लिखा हुआ था कि इंडियंस और कुत्तों को इजाजत नहीं। ये होती है गुलामी। तो मैं बचपन से इस चीज का मुझे एहसास था और मैंने अपने मुल्क में एहसास कमतरी देखी अंग्रेज की गुलामी की वजह से। और हमेशा जब मैं क्रिकेट की खेलों में जाता था तो हम वो टीम जो कोई मैच नहीं जीतती थी, क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि हमने अंग्रेजों को भी हराया, दुनिया को हराया, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए। और मुझे फख्र था इस चीज का कि मैंने अपने मुल्क को ऊपर लेके गया। लेकिन मुझे हमेशा अफसोस होता था कि जब मैं अपने हुक्मरान, कोई बाहर से गोरा आता था उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, शर्म आती थी मुझे। और जब 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया तो ये जो आप सुन रहे हैं, ये आज से नहीं मैं बातें कर रहा। मेरी मोटिवेशन थी कि अल्लाह तूने मुझे कभी मौका दिया तो मैं अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करूंगा, खुददार कौम बनाऊंगा और कभी किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। तो मैं अब जरा आपको वीडियोस दिखाऊंगा, जरा संभल के देखना। इन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो हमें शर्मिंदा करवाते थे, जिनको अपनी तो इज्जत नहीं थी, कौम की भी इज्जत मिट्टी में लगा देते थे। तो सबसे पहले हमारा डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, वो जरा अमेरिका के मुतालिक क्या कह रहा है जरा दिखाओ। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना ऑलरेडी जो
माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश है। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हैं। पाकिस्तानियों, ये डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, जब चाहे वो खींच ले और हम मर जाएंगे। मैं पहले तो इससे पूछता हूं कि ये इस नौबत पे लेके कौन आया? 30 साल तो तुम दो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, वेंटिलेटर पे डाला किसने? इस मुल्क का खुद पैसा चोरी करके बाहर महलात, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, सारे शाहाना लाइफस्टाइल और कौम को मकरूज कर दिया। कौन जिम्मेदार है? तो पहले हमें मकरूज किया, अब हमें कहता है कि अगर हमने अमेरिका की गुलामी ना की तो हम मर जाएंगे। अब जरा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, क्राइम मिनिस्टर, जरा सुने जरा ये क्या फरमाते हैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। मैं सऊदी अरब से होकर आया हूँ, मैं यूएई के होकर, अभी मैं तुर्की होकर आया हूँ, और मैंने भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ही मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और आप जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बढ़ाने का मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव में खड़े होंगे। अब मुझे बताएं पाकिस्तानियों, मुझे बताएं आप कि जब आप मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और उस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि अमेरिका के बगैर हम जी नहीं सकते, तो मुझे बताएं आप सबकी क्या इज्जत होगी? हर एक पासपोर्ट की दुनिया में क्या इज्जत होगी? जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भिखारियों की तरह फिरते हैं, उस कौम के शहरियों की दुनिया में क्या इज्जत होगी? और मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया था क्योंकि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता था और मुझे पता था कि हम जब दुनिया में जाते थे तो हमारे पासपोर्ट की हमें किस तरह बेइज्जत होना पड़ता था। वो इसलिए कि जब हुक्मरान भिखारियों की तरह अपनी बाहर जाते थे, डॉलर्स बाहर, और मुल्क को मकरूज करके। अब जरा देखें कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब प्रेसिडेंट ओबामा से मिला तो जरा उसको फरमाए, उसकी जरा देखें कि हालत क्या थी, कहां पे टांग रही थी। Thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan and Kima and Darling. इतना घबराया हुआ था कि थैंक यू भी पढ़ के करना पड़ा, कहीं गलती ना हो जाए, आका नाराज ना हो जाए। तो पाकिस्तानियों, अब जरा मैं सिर्फ एक और आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, फिर से आप ये गलत फहमी में ना हो कि मैं आज ये बातें कर रहा हूं। ये मैं जब से पॉलिटिक्स में हूं ये बातें कर रहा हूं मेहर का। ये जरा देखें ग्राउंड रियलिटी के ऊपर। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? मैं
ग्राउंड रियलिटी, अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे चलना तो चुप करके गुलाम बन जाते हैं। अंग्रेजों से क्यों इतनी कोशिश की थी आजादी लेने के लिए? वो बेहतर, उससे कम से कम गवर्नेंस सिस्टम ऐसे बेहतर था, हालात तो बेहतर थे, ट्रेनें चलती थी, यूनिवर्सिटीज बेहतर थी, तालीमी निजाम बेहतर था, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था, करप्शन नहीं थी। तो ये आजादी लेने की हमें जरूरत क्या थी? जमीनी काय करके हाथ खड़े करके कह दिया आपके हम गुलाम है, जो करना कर ले, आप फैसला कर ले, फिर क्या कहना? या तो आप फैसला करें कि आप एक आजाद मुल्क की तरह रहना चाहते हैं, खुददार मुल्क, एक बाइज्जत मुल्क, या ये बेशर्मी की तरह जिल्लत उठानी पड़ती है, वहां से हर दूसरे दिन घोड़ा आके झाड़ा देकर चला जाता है और डू मोड़ करके जाता है कि और अपने लोगों को मारो। ये कोई जिंदगी है? मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस जिंदगी से मुतमईन है तो मैं ये जमीनी इकाई कबूल नहीं करता। सो पाकिस्तानियों, जरा गौर, मैंने अभी 12 बजे तक मैंने अभी जरा आखिर पॉइंट पे भी आना है, लेकिन मैं ये समझाना आपको चाह रहा हूं कि मैं उसके सारे मुखालिफ इज्जत करते थे, खुददार था, कभी किसी के सामने नहीं झुकता था। हम उसको लीडर मानते हैं और हम पाकिस्तानियों, आप ये सुना, हमने कितनी भारी कीमत अदा की अमेरिका की गुलामी करके। मैं फिर से आज आपको कहता हूं कि मैं अमेरिका से दोस्ती कर रहा था, लेकिन मैं गुलामी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो वापस इज्जत देता था। जब मैं वॉशिंगटन गया, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिकन से पूछे कि जिस तरह का उसने प्रोटोकॉल मुझे दिया, कितने और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स को दिया पहले, क्योंकि वो इज्जत करते हैं उनकी, जो अपनी इज्जत करवाते हैं। मैं जिधर इनसे मुखालफत करता हूं ये कि उन्होंने धमकी दी जनरल मुशर्रफ को और कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका की जंग में अगर शामिल ना किया, आपने शिरकत ना की, तो पाकिस्तान को वो तबाह। फिर जरा सुने, फिर सुने, हमें हमारे एम्बेसडर असद मजीद वॉशिंगटन में पाकिस्तानी को समझ नहीं आए, मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई, तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। यहां तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमत उस्मानों पे, जरूरत नहीं थी कि कहें जी हमारे लोगों के लिए महंगाई है, गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहे हैं लोग। और अब साउथ अफ्रीका को सुने कि साउथ अफ्रीका को अमेरिका का, ये सुन रहे, अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसके सामने साउथ अफ्रीका की फॉरेन मिनिस्टर क्या कहती है? When we believe in freedom, as I'm saying, it's freedom for everybody. You can't say because Africa is doing this, you will then be punished by the United States. So there's been a disappointing passage of legislation by one house, and we hope the other house will not agree to such offensive legislation. And one thing I definitely dislike is being told either you choose this or else. I definitely will not be bullied in that way. No. सुन लिया, उनकी फॉरेन मिनिस्टर कहती कि हमें ना डिक्टेशन दो कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो अगर वो हिंदुस्तान जो हमारे साथ आजाद हुआ था, उनमें इतनी खुददारी है कि वो अपने लोगों के मफादात के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, तो ये हमारे कौन आ गए कि जो उनके पैरों में लेटे हुए हैं, कहते हैं हम वेंटिलेटर पे हैं, वो अगला कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो
तो मैं आज पाकिस्तानी हूं, इस गुलामी के खिलाफ हूं। मैं आज वाज़ेह कर दूं कि मैं इस कौम को कभी कभी किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। मैं अपनी कौम को इकट्ठा करूंगा। हम बहैसियत कौम मिलकर अपने कर्जे उतारेंगे। हम बहैसियत कौम मिलकर अपने पैर पे खड़े होंगे, मुश्किल वक्त गुजारेंगे। आजादी आसानी से नहीं मिलती। आजादी की जद्दोजहद में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मुझे पता है कि मेरी कौम तैयार है कुर्बानियों के लिए, मुझे पता है। लेकिन ऊपर वो बैठे हुए हैं जो पैसे के गुलाम हैं, और हकीकी आजादी की जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी जब इस हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत को, इस इंपोर्टेड हुकूमत को हम फारिग नहीं करते और इलेक्शन नहीं करवाते। हम मिलके इस मुल्क में जद्दोजहद। अब चौथी गुलामी। अब मेरे पाकिस्तानियों ये गौर से सुने, ये जो आखिरी गुलामी जिसके लिए हमने हकीकी की जंग लड़नी है, हकीकी आजादी की, ये सबसे ज्यादा एक माशरे में तबाही मचाती है। और वो क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में एक तो ज़हनी तौर पे लोगों को आजाद किया, और दूसरा उन्होंने अदल और इंसाफ दे के इंसानों को आजाद किया। जानवरों की बस्तियों में और इंसानों की बस्तियों में क्या फर्क है? जानवरों की बस्तियों के अंदर जो ताकतवर है वो जो मर्जी करे, कमजोर अपनी जान बचा के फिरता है। कमजोर की कोई अहमियत नहीं, उसके कोई हुकूक नहीं, वो छुपता फिरता है। और ताकतवर जो मर्जी करना चाहे कर सकता है। इसको कहते हैं जंगल का कानून। इंसानी माशरा इंसाफ पे बनता है। इंसाफ का क्या मतलब है? कि कमजोर को ताकतवर से कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है, जिसको अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जिसको हम कानून की हुक्मरानी कहते हैं। इसके बगैर एक माशरे में लोग आजाद नहीं हो सकते। अब देहातों में निकल जाएं, बेचारा कमजोर आदमी वो फंसा हुआ है थाने कचहरी की सियासत में। उसको हर किस्म की, वो हर जगह जाके उसके मुश्किल। ताकतवर कानून तोड़े, चोरी करे, डाके मारे, उसके पास वसाइल होते हैं, उसको इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इंसाफ दे के इंसानों को आजाद किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं, खलीफा वक्त होते हैं, क्योंकि काजी उनके बेटी की गवाही नहीं कबूल करता। आप सोचें कि वो क्या इंसाफ का निजाम होगा कि आम शहरी वक्त के हुक्मरान से केस जीत सकता है, और वो भी एक अक़लियत वो मुल्क के हुक्मरान से केस जीत सकती है। ये था इंसाफ का निजाम, और वो इंसाफ के निजाम की वजह से लोग आजाद हो गए। एक बड़ा फेमस वाकया, एक शहजादा तवाफ कर रहा था खाना काबा की, एक गुलाम का पैर आ गया उसके चोगे के ऊपर,
उसने उसको मारा। गुलाम ने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे से गलती से पैर आ गया और इसने मुझे मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादे को बुलाया और गुलाम को कहा कि वापस मारो इसको। किसी को इजाजत नहीं, कोई कानून के ऊपर नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, इस तरह वो आजाद हुए थे, इस तरह वो माशरा, दुनिया में आजाद लोगों का माशरा ऊपर उठ गया था। हमारे मुल्क में जब तक हम लोगों को उनके हुक्म, ये 3 दफा हमारे दौर में 3 दफा धरने दिए गए। 2 दफा फजलुर रहमान ने, 1 दफा कंपेंटांगनी बिलावल ने, 2 दफा डीजल ने, 1 दफा कंपेंटांगने वाली ने। हमने ना कोई रास्ते में रुकावट की, ना कोई मुश्किलें की, ना कोई FIR रजिस्टर की। जरा आप दिखाएं कि 25 को हमारे साथ क्या हुआ। भाई घर में सिर्फ लेडीज है, क्या आप लोग बगैर किसी वारंट के आप लोग घर में सिर्फ लेडीज और बच्चे और आप लोग घर के अंदर एंटर हुए हैं? 4 बजे हुए हैं, ये देख लें। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? गाने के लिए आए हैं औरतों को, सिर्फ हम औरतें हैं घर पे और बच्चे हैं। या आप हमारे घर में क्यों एंटर हो गए? आप हमें हरास करें इतना ओपनली, आप हमारे घर में एंटर हो गए। मुझे ये क्यों कर रहा था? नहीं, बदतमीजी नहीं करेंगे हम, बिल्कुल नहीं। आप शर्म होनी चाहिए। के 40 मर्द औरत गुंडों की तरह घरों के अंदर दरवाजे टाप के गेट तोड़ के अंदर घुस गई है, हम पे बदतमीजी की है, तशद्दुद की है। इतना मुझे तरीके से पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बजे और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया। अच्छा, अब ये जो अभी आपने देखा, एक पूरा में एहतजाज जमहूरियत के अंदर, पहले हुकूमत गिराई, पूरा में एहतजाज किया और इस तरह का इस मुल्क की पुलिस ने मुल्क का आईन भी तोड़ा, मुल्क का कानून भी तोड़ा और कमजोरों के ऊपर दहशतगर्दी की, खौफ फैलाने के लिए। अब मैं जरा एक और, अभी हालिया में शहबाज गिल, उसको उठा लिया, चले वो कानून के सामने जाएगा, लेकिन तशद्दुद किया उसके ऊपर। उसको हर इंसान को मौका मिलना चाहिए अपने आप को बेकसूर साबित करने का। ये तो इंसाफ का निजाम है, इंसाफ का तकाजा है। उसको तशद्दुद किया, लेकिन सबसे खौफनाक चीज, उसके ड्राइवर की बीवी को उठा लिया और उसकी 10 महीने की बेटी। ये जरा आप देखें। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं, पाकिस्तानियों, इसलिए दिखा रहा हूं कि लोगों के ऊपर खौफ तारी किया जा रहा है कि किसी तरह
ये कौम डर के, खौफजदा होके, इनकी दहशत की वजह से कबूल कर ले ये चोरों और डाकुओं को। जो भी ये कर रहे हैं सारे साजिशी, आज मेरी आवाज कान खोल के सुन लो। ये कौम जो मर्जी उनको नहीं रोक सकते। बज गए हैं, लेकिन मैं आपसे 5-7 मिनट के बाद बात करके फिर हम सारे कौमी तराना गाएंगे और फिर जश्न बनाएंगे आतिशबाजी का 14 अगस्त का। अगस्त की मुबारक हो। माशाल्लाह।
बस बस अभी और जश्न बनाएंगे, फिक्र ना करो। पहले से मैं अपनी बात खत्म कर लूं। देखें, अब वैसे आज मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बेहतरीन 14 अगस्त बनाया। और मेरा दिल कह रहा है, पाकिस्तानियों, मेरा दिल कह रहा है कि जो इंशाअल्लाह अगली 14 अगस्त होगी, हम अपनी हकीकी आजादी ले चुके होंगे। अच्छा, अभी फिर जश्न होगा, लेकिन मैं आपको हुकूमत कराई और अब वो क्या साजिश कर रहे हैं, थोड़ी खामोशी से सुने। पहले उन्होंने हमारी हुकूमत कराई, इनका ख्याल था कि लोग मिठाइयां बांटेंगे, कौम सड़कों पे आ गई, करोड़ों लोग पाकिस्तान की सड़कों पे निकले। सारों ने निकल के कहा कि ये जो तुमने साजिश की है और हमारे मुल्क के ऊपर में तोशाखाना का केस, फंडिंग का केस, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो और इसको डिस्क्वालीफाई करके उधर से नवाज शरीफ को बुलाओ, वो भगोड़े को बुलाओ जो झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है, और फिर कहो कि देखें हम इमरान खान को भी लड़ने देंगे और नवाज शरीफ को भी अगर उसका जो बैन है वो हटाया जाए। जो भी ये साजिश कर रहे हैं, कान खोल के सुन लो, इमरान खान कोई डील नहीं करने लगा। मेरा मुकाबला इस डाकू से ना करो, ये 30 साल से पैसे चोरी कर रहा है। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी वीडियो जरा एंजॉय करेंगे, वीडियो ये जरा गौर से सुने। ये आज से 12 साल पहले, आज से 10 साल पहले, ये देखें जरा वीडियो। चलो हाँ, मरियम की चला दो। ये वाली नहीं, मुझे पता है आप बस बस ये पुरानी वीडियो वो चलाओ ना, वो जो एवन फील्ड अपार्टमेंट की वीडियो है, जरा सुनिए तो देखें सही। इनकम इतनी है कि आपको भी प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने मेफेयर के अंदर वो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं, उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में है, 1.5 लाख रुपए है। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? ये था 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले। ये अब उसका जवाब आता है। सलमान शहबाज शरीफ का बेटा जो मफरूर हुआ है, वो इसका जवाब देता है। बात ये कि जिन अरबों रुपए की मेफेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कुछ प्रूफ लाएं। ये कह रहा है, अब ये सुनते रहेंगे, मैं चाह रहा हूं गौर से देखें। 2012 में मैं कह रहा हूं कि इनकी प्रॉपर्टीज है। सलमान शहबाज शरीफ का
वो बेटा जो किकबैक स्पेशलिस्ट है वो आके कहता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज। आप मरियम बीबी को सुने। इतना मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी वेस्टर्न लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के पास है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालिदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज भी कहाँ से निकाल के गए। अभी सुन लिया आपने कि किधर से प्रॉपर्टीज निकाल ली। मेरी तो लंदन छोड़े, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। अब देखें, सुने 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 नौजवानों, सुनो। एक हदीस है कि शैतान इंसान के गुनाह दुनिया में नशर कर देता है। सुन ले, शैतान इंसान के गुनाह के दुनिया में इसलिए नशर कर देता है क्योंकि अल्लाह अल्लाह हक है। अब जरा आगे चलो, पैनमा का चलो आगे, चलो आगे, चलो। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। सुन लिया, पनामा में बैनुल-अक़वामी इंकशाफ होता है और जिन्होंने छुपाए होते हैं अपने असासे वो सारे सामने आ जाते हैं। तो जब ये सामने आ जाते हैं तो नवाज शरीफ के बेटे हुसैन शरीफ क्या कहते हैं, जरा सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक में इनके ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह के तू सच का खुदा है। तो सबके सामने क्या चीजें आई कि यहां के प्राइम मिनिस्टर ने आपका पैसा चोरी करके लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज ली और वो बाहर इंकशाफ में सामने आ गई और ये कह रहे हैं कि वो आदमी जो 30 साल से मुल्क के पैसे चोरी करके बाहर लेके जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को और उसको एक ही तराजू में खड़ा कर दो। मैं तो 20 साल बाहर कमाई की, सारे पैसे बैंकिंग चैनल से सब कुछ बेच के सारा मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है और मुझे कह रहे हैं कि उसके साथ मुआवजा करेंगे। कि नवाज शरीफ को लाने की कोशिश है सितंबर की आखिर में। नवाज शरीफ फिक्र ना करो, तुम्हारा मैं बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल करूंगा। साजिश, एक मिनट, साजिश दूसरी कि इमरान खान के ऊपर केसेस करो, किरदार कुशी करो। ये वो जो टीवी स्टेशन लिफाफों वाले, पैसे लेकर जमीर बेचने वाले, उनके जरिए इमरान खान की किरदार कुशी करो, उसको बुरा भला करो, उसको डिस्क्वालीफाई करो और फिर वो टीवी चैनल्स जो इमरान खान का मौक़िफ़ पेश करती हैं उनको बंद करो। ARY को बंद करो। ARY को किस लिए बंद किया भाई? ARY का क्या कसूर था? उसको क्या पता था कि शहबाज गिल क्या कह देगा प्रोग्राम में? ARY का क्या कसूर था? उसका कसूर यह था कि वो इमरान खान का मौक़िफ़ पेश करता है, जबकि ये दूसरे किराए के टट्टू, ज़मीर फरोश, ये वो चैनल्स जो किरदार कुशी करते हैं और फिर सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन, सोशल मीडिया के बच्चों को टेलीफोन करके धमकियां, उनको डराना, उनको पकड़ लेना, खौफ फैलाना कि किसी तरह सोशल मीडिया भी इस मुल्क में इमरान खान की आवाज सामने ना लेके आए, उसको भी बंद कर दो। और उससे भी खौफनाक चीज ये एक और साजिश चल रही है कि
कि हमारी अदलिया को तकसीम करने की, ताकि अदलिया से अपने फैसले करवाए जाए। मीडिया का मुंह बंद करो, अदालतों को तकसीम करो, मुल्क में खौफ फैलाओ, इमरान खान की आवाज बंद करो और फिर इन चोरों को, डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत करो जो बैरूनी एजेंडा है। और इससे एक और बहुत खौफनाक गेम चल रही है कि इमरान खान और फौज के बीच में, तहरीक इंसाफ और फौज के बीच में आपस में लड़ाई करवाई जाए, आमना सामना करवाया जाए। मेरे पाकिस्तानियों, मैं 18 साल का था जब मैं बांग्लादेश, तब ईस्ट पाकिस्तान था, मार्च 1970 मैं ईस्ट पाकिस्तान मैच खेलने गया अंडर 19 का। हमें यहां मीडिया के ऊपर पाबंदियां थी, हमें पता ही नहीं था कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जब मैं वहां मैच खेलने गया तो मेरा चाचे का बेटा ब्रिगेडियर शफीक उसके पास में ठहरा। वो पहली दफा उसने मुझे बताया कि हो क्या रहा है, कि अवाम यानी कि वो जमात जो बांग्लादेश की बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी, उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन हो रहा था, शुरू हो रहा था। और सारे पाकिस्तानी सुन लो, इतना बड़ा जुल्म हुआ जो हमारा मुल्क टूटा। बड़ा सानिया हुआ पाकिस्तान से कि जब आप फौज को और सबसे बड़ी मुल्क की जमात का आमना सामना करवाते हैं तो नुकसान तो मुल्क का है। आज फिर वो साजिश हो रही है, हर किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब इमरान खान तो शोहदा के खिलाफ, उनके खिलाफ बात कर रहा है। शर्म करो, इमरान खान वो पाकिस्तानी है जो गुलामी की, अगर गुलामी हो वो मौत उसके लिए बेहतर है। अगर मुझे ये हो कि गुलामी या मौत, मुझे मौत पसंद है। ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क की मैं फौज को कमजोर होने दूंगा? ये कैसे हो सकता है कि मैं चाहूंगा कि मेरे मुल्क की फौज कमजोर हो? क्योंकि अगर पाकिस्तान की फौज कमजोर होती है, यहां इतनी बैरूनी साजिशें हैं, मैं बार बार कह बैठा हूं कि मुल्क के 3 टुकड़े करना चाहते हैं वो। इसलिए इमरान खान कभी नहीं चाहेगा कि उसकी फौज कमजोर हो, वो चाहेगा कि उसकी फौज एक मजबूत इदारा हो। अब मैं आपको बताऊं, अब मैं ये चाहता हूं कि जो लोग आज इख्तिदार में बैठे हैं, जरा मैं आप सबके सामने दिखाना चाहता हूं कि इन्होंने पाकिस्तान की फौज के मुतल्लिक क्या कहा। देखें जरा। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। हाँ, नवाज शरीफ ने ये जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। तुम हमें सियासत बतलाते हो, अपने हुदूद में रहो, इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के वजीफों में पढ़ने वाले करने लो, अपने हुदूद में रहो। बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूँ, तो सीधे हो जाओ। और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हासिल हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा वजह होगा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। दफा के लिए ये पूरी इम्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। काम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है।
ये सुन लिया, ये आज हमें गद्दार कह रहे हैं, ये चूहे हमें गद्दार कह रहे हैं। और मैं सिर्फ एक आपको बताना चाहता हूं कि मैंने, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की, और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और आज कैंपेन चलाई जा रही है कि पाकिस्तान की फौज, कि पाकिस्तानी, हम तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ हैं। जो लोग इस मुल्क में हकीकी आजादी चाहते हैं वो हमेशा चाहेंगे कि हमारी फौज मजबूत हो। और कभी मैं जब तनकीद करता हूं तो मेरी तनकीद तामीरी होती है। जिस तरह एक बाप अपने बच्चों के तनकीद करता है उनकी इस्लाह करने के लिए, मेरी इस तरह की तनकीद नहीं होती इन चोरों की तरह जिनके एजेंडा कुछ पैसे बाहर पड़े, बाहर के लोगों की गुलामी करने वाले, पैसे की बुत की पूजा करने वाले, जिनके बच्चे बाहर, पैसे बाहर, ईदें बाहर, शॉपिंग बाहर, इलाज बाहर, और वो मुझे कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान गद्दार है। मैं आज अपने सारी कौम के सामने कहना चाहता हूं कि ये जो साजिश की जा रही है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज के सामने खड़ा करने की, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। ये एक बैरूनी साजिश का हिस्सा है इस मुल्क को कमजोर करने का। ये जो चोरों को ऊपर बिठाया था बैरूनी साजिश के तहत, ये मुल्क को कमजोर करने के लिए चोरों को ऊपर इसलिए लेके आए थे कि इनसे जो भी कहीं करवा सकते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज खास तौर पे इस प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। एक बच्चे के बाप को पकड़ा हुआ है, उसे कह रहे हैं कि स्टेटमेंट दो कि इमरान खान ने हमें कहा था फौज के खिलाफ बयान देना। ये हो रहा है आज। तो मैं आज आपके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि मेरा आज अगला लाएअमल क्या है। सबसे पहले मैंने फैसला किया कि अपनी आवाम में मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। मैं पूरा टूर प्लान बनाया हुआ, अगले हफ्ते पिंडी जलसा करने जा रहा हूं, उससे अगले बल्कि उसके चंद दिनों के बाद कराची इंतजार करो, मेरी मैं आ रहा हूं। मैंने बड़ी देर से, मुझे मौका नहीं मिल रहा कि ये जरदारी का भी सही मायने में मुकाबला करने का, मैं आ रहा हूं इसके पास भी। ये पाकिस्तान का बड़ा लुटेरा जिसने जो जुल्म किया है सिंध की आवाम से, जो गुलाम बनाया हुआ है इसने सिंध के लोगों से, उन बेचारों के ऊपर FIRs, गुंडों से मार पड़वाना, जेलों में डालना, उनका पैसा खा जाना, जहालत में रखना, और सिर्फ इसलिए कि सिंध का पैसा लूट के ये बाहर ले जाए। तो इंशाअल्लाह सिंध में आपके पास भी आ रहा हूं, सखर का भी मेरा प्लान है, हैदराबाद आ रहा हूं, इस्लामाबाद जा रहा हूं, पेशावर तैयार हो जाओ, उधर भी आ रहा हूं, मर्दान आ रहा हूं, अटक का मेरा प्लान है, उस एबटाबाद, मुल्तान, फिर भावलपुर, फिर सरगोदा, झेलम, गुजरात,
फैसलाबाद और गुजरांवाला और आखिर में कोयटा, आपको भी नहीं मैं भूला, उधर भी आ रहा हूं मैं आवाम में निकल रहा हूं। मैं सारी अपनी आवाम को तैयार कर रहा हूं। हमारी हकीकी आजादी की जंग अपने आखिरी और फैसला कुन बने लेते हैं। मेरी कौम तैयार हो जाओ। मैंने अपनी सारी पार्टी, उसकी सारी तंजीमें, सबको मैंने पैगाम पहुंचा दिया कि आप तैयारी करें। एक मैं फोर्स बना रहा हूं नौजवानों का, और उसमें हमारी बेटियां होंगी, नौजवान होंगे। जिस तरह तहरीक पाकिस्तान में मेरी वालदा और उनकी जनरेशन ने तहरीक पाकिस्तान में जिस तरह वो घर घर निकली, मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि हमारी बेटियां, हमारे नौजवान तैयार हो जाओ। आपने घर घर जाना है। मेरी हकीकी आजादी का पैगाम घर घर लोगों के पास लेके जाना है। आपने लोगों को बताना है कि किसी चीज से आपने नहीं खौफजदा होना। ये आपको डराने की कोशिश करेंगे जिस तरह इन्होंने 25 मई को की। ये हर किस्म का खौफ आप में पैदा करेंगे। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं, तो आपको किसी से डर है? तो फिर से आखिर में, अच्छा मैं पाकिस्तानियों सुना आखिरी मेरी बात। हाँ, आखिरी बात मेरी सुन लो तराने से पहले। आपको मुझे ये बताएं, डीजल बार बार आपको क्यों याद आ जाता है? वैसे इन तीनों की जब इन तीनों की शक्लें नजर आई साथ साथ, थ्री स्टूडेंट्स की, जरदारी, चेरी ब्लॉसम और डीजल, सुन ले एक चीज मैं चाहता हूं आपसे। एक मिनट। कायदे आजम से जब किसी ने पूछा, कायदे आजम के बड़े बुरे दिन थे 1937 में, एक सीट जीते वो, बड़ी आराम की जिंदगी गुजारे थे लंदन में। वहां से वापस आए, इलामा इकबाल ने उन्हें कहा था कि मुसलमानों की आपके बगैर लीडरशिप नहीं आती। तो कायदे आजम जब वापस आए तो एक सीट मिली। उनका लंदन से एक दोस्त मिलने आया, कहता आप इतनी आशी की आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, तो क्या आपको अफसोस नहीं हुआ कि सब छोड़ के और इधर आए और देखे इतना बुरा रिजल्ट है? तो पाकिस्तानियों ये गौर से सुने, ये गौर से सुने। उन्हें अपने दोस्त को कहा कि मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, जब मैं अपने अल्लाह के पास जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से एक चीज सुनना चाहता हूं। और उन्होंने अंग्रेजी में यह कहा कि मैं अल्लाह से यह सुनना चाहता हूं कि अल्लाह मुझे कहे कि वेल डन मिस्टर जुना, यू ट्राइड योर बेस्ट। जिना साहब कि शाबाश जिना, तुमने अपनी कौम के लिए पूरी कोशिश की। तो मैं जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा
मैं उससे एक चीज सुनना चाहता हूं, मैं सिर्फ उससे एक चीज सुनना चाहता हूं कि मेरा अल्लाह मुझे ये कहे कि शाबाश इमरान, सुने सुने सुने, कि तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा दिया। अच्छा, मिलके परचमे सितारा तरक्कियों कमा तर्जुमाने माजी शाने हाजाने इस्तकबाल साये खुदाए ज़ुलजलाल। अब मैं नूरुल काजी साहब को अभी आजादी से लेकर आज के हकीकी आजादी तक जितने शुहदा हैं, हम सब अपनी बंदगी और आजिज़ी के हाथ मौला कुद्दूस के हाथ उठाएं और दुआ करें कि मेरे रब्ब ज़ुल जलाल हमारे इस प्यारे महबूब वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। वो सारे लोग जो इस वतन की हिफाजत की ड्यूटी पे हैं, उनकी भी हिफाजत फरमा। क़याम पाकिस्तान से लेकर हकीकी आज़ादी तक, इस आहद तक जितने लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश किए, अपने पाकीज़ा रूह पेश किए, अपने मुक़द्दस खून पेश किए, या इलाहुल आलमीन उनके दरजात बुलंद फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा और उनका हशर बदर, उहद और करबला के शुहदा के साथ फरमा। या इलाहुल आलमीन वो लोग जो हमारी सरहदों पर रात की चिचड़ती सर्दियों में पहरा दे रहे हैं, या अल्लाह ताला उनकी नुसरत फरमा, उनकी मदद फरमा और बतौर खास पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला उस मंजिल की तरफ 75 साल बाद हकीकी मंजिल की तरफ हमें रसाई फरमा। हमारे कायद इमरान खान की भी दुआ फरमा कि या इलाहुल आलमीन इस बंदी की हिफाजत फरमा, उनको इस्तिकामत अता फरमा और हर किस्म बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों और साजिशों से अपनी हिफाजत में फरमा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही। मुबारक हो पूरी कौम को। सबको जश्न आज़ादी मुबारक। एक मिनट, मैं सबसे आखिर में 1 मिनट, बड़े आराम से आपने बाहर निकलना है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, एंट्रेंसेस कम है, बड़े देखभाल करके निकलना, आहिस्ता आहिस्ता निकलना, कोई जल्दी नहीं है। हम अभी, मैं आपके साथ ही हूँ, अल्लाह हुज़रा लगा दो। जितने लोग बाहर हैं और वो अंदर नहीं आ सके, उनसे मैं माजरत करता हूँ।